बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ हरेली के अंदर और मेरे साथ में हैं पूर्व प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं और कर अध्यापक तो कभी पूरे होते नहीं हैं, लेकिन सरकार के खाते में जो है पूर्व लिख दिया जाता है। तो आज मेरे साथ में हैं शास्त्री जी, गंगाराम शास्त्री जी। और गंगाराम शास्त्री जी से जानते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे आज शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षक हैं तो शिक्षा पर बात करनी ज़रूरी है। और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आज हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारी क्या स्थिति आज अगर हम देखें तो शिक्षा के अंदर। योगी जी, सबसे पहले आपको, सभी दर्शकों को और आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो पारंपरिक शिक्षा थी वो मूल्यपरक थी। उसमें सबसे पहले साक्षरता थी, फिर शिक्षा थी और फिर संस्कार थे। तो ये सोपान क्रमशः इतने सुंदर चरित्र का निर्माण करने वाले थे। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा थी। प्राथमिक शिक्षा में साक्षरता का ज्ञान छात्रों को कराया जाता था। और वो मूल्यपरक कैसे थे कि साक्षरता होने के बाद उन अक्षरों के माध्यम से शिक्षा छात्रों को दी जाती थी कि शिक्षा क्या है, और सिखाया जाता था मानवीय मूल्यों को। उन्हीं से संस्कारों की उत्पत्ति होती थी। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले जिस समय कौरव और पांडव दोनों का गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी के पास शिक्षा का पहला दिन था, और उन्होंने सबसे पहले 3 पद उनको उस दिन बताए: सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायात् मा प्रमद। सभी बच्चों ने वही तैयार कर लिए। कुछ ने तैयार नहीं किए, अगले दिन के लिए कह दिया। अगले दिन भी सब ने सुना दिया। केवल युधिष्ठिर जो धर्मराज जी थे वो नहीं सुना पाए। उनको अगले दिन का समय दे दिया, अगला पद करा दिया गया। तीसरे दिन फिर वही बात रही तो गुरुजी को थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने एक हल्की छड़ी से उनको 2 छड़ी लगाई और कहा कि 3 पद भी आप तैयार नहीं कर पाए। तो युधिष्ठिर जी बोले, गुरुजी अक्षर तो मैंने याद कर लिए, लेकिन अक्षरों के माध्यम से जो ज्ञान आप देना चाह रहे थे उसमें मैं कहीं ना कहीं पिछड़ता गया। सत्य बोलने में भी, धर्म का आचरण करने में भी और स्वाध्याय में भी। अब बारी गुरुजी की थी। गुरुजी बड़े करुण हृदय से उसको हृदय से लगा लिया। ये हमारी शिक्षा थी। अक्षर क्या थे? सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायात् मा प्रमद। लेकिन 3 पद के अंदर जो शिक्षा थी, वह शिक्षा जो गुरुजी देना चाह रहे थे, पद तो उन्होंने भी तैयार कर लिए। पद आज भी हम स्वर व्यंजन का ज्ञान कराते हैं, लिपियों का ज्ञान कराते हैं, अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, सारी मतलब जो ना चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन उस के माध्यम से जो सीखना चाहिए वो ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी जो का त्यों है, वो सीख नहीं पाते। ये मूल्यपरक शिक्षा थी। और आज साक्षरता है, उस समय शिक्षा थी। अब इसके माध्यम से संस्कार हमारे विद्यालय में साथ साथ चला करते और आत्मनिर्भर बनाने के संस्कार थे। आज बहुत सारे लोग 36 बिरादरियों में बटे हुए हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं थी। वर्ण व्यवस्था भी जो थी वो साफ सुथरी और अच्छी थी। वो जन्म से नहीं थी, कर्म से थी। जो व्यक्ति कर्मानुसार जिस भी कार्य में जागा उसका वही वर्ण है। और ये सारे के सारे ऋषि मुनियों के उदाहरण आज भी हैं, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि का देख लो या अन्य कहीं भी देख लो।
अपने कर्मानुसार उनकी गति थी। अब क्या है, कर्मानुसार नहीं है, जन्मानुसार है। तो सही रूढ़िवादिता तो आज अपनाई जा रही है। अब रही ये कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण थे। वर्ण तो आज भी जो कि तुम नाम चेंज कर दिए। ABCD 3 ग्रेड है नौकरियों, 4 ग्रेड है नौकरियों के। A ग्रेड की नौकरी है, राजपत्रित अधिकारी क्लास 1 ऑफिसर जितने हैं वो A ग्रेड के हैं। फिर द्वितीय प्रकार के जो अधिकारी है, 2nd ग्रेड के ऑफिसर हैं, वो B ग्रेड में हैं। C ग्रेड में जितने हैं लिपिक उच्च लिपिक वो सारे C ग्रेड के हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आज D ग्रेड के हैं। यदि कोई IAS अफसर मान लिया उसका भी है क्या नाम है अन्य जाति का, और D ग्रेड जो है वो उच्च जाति का है, तो A ग्रेड का अफसर उसको बिठा के खाना खिला लेगा? नहीं होता भाई। आज बल के मतलब ये रूढ़िवादिता है, और उस समय तो नहीं थी रूढ़िवादिता। उस समय तो यदि कर्म करते करते कोई ब्राह्मण अपने कर्म से हीन होता है तो तुरंत उसको मलेच्छ घोषित कर दिया जाते, नहीं, और बहिष्कृत कर दिया करते उसका। अनेकों उदाहरण है। जाति से निकाल देते थे। भाई तुम अपने वर्ण से हीन हो गए। वर्ण का अर्थ भी कर्म से है। वर्ण का अर्थ जाति है ही नहीं, कर्म है। तो आजकल जिस तरह से जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जाति गणना होनी चाहिए, राजनीति इसके ये और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं उन परंपराओं का जो हमें हमारे भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विघटनकारी होंगी। आज शादियां एक दूसरे के जातियों में हो रही हैं। कोई स्कूल में कोई किसी को नहीं पूछता कौन किस जाति का है किसका नहीं है, लेकिन ये बार बार मतलब जो ना जो जातियों के नाम पे, और फिर अगर किसी का आपस में एक दो शब्द भी जाति के नाम पर कह दे तो केस दर्ज हो जाए। दो ही चीज तो है। तो ये तो जानबूझ करके एक मतलब जो ना स्टंट बनाने वाली बात है। इसके लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। अगर बात की जाए आज की राजनीति कहाँ चल रही है? आज की राजनीति तो कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति है, सामुदायिक राजनीति है, और सबसे बड़ी चीज है निठल्ले बनाने की राजनीति है, खासकर दिल्ली में। तो मैं केवल एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर किसी का आप पारिवारिक रूप में देख लो, किसी परिवार में अगर एक बच्चे को निठला छोड़कर खाना खिला दो, उसको देते रहो उसकी आवश्यकताओं की चीज़ें, वो कर्महीन हो जाएगा। काम करेगा नहीं। काम क्यों करेगा जब बना बनाया मिल रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी को भी, चाहे वो किसी भी जाति का है, बिठा करके खिलाने की आदत नहीं। कर्मशील बनाओ, उद्यमशील बनाओ। उद्यमे नैव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर हम बिना प्रयत्न के ये सोचेंगे कि सब कुछ हमें मिल जाए, शेर को भी अगर मृग आकर के पेड़ के नीचे मतलब जो ना समर्पण कर दे तो वो क्यों भाग दौड़ करेगा? सही बात। और किसी राष्ट्र को अगर कमजोर करना है तो उस राष्ट्र की जनता को कर्महीन कर दो, निठल्ले कर दो। रोजगार दो मत। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अब शिक्षा में के रह गया, हर एक बच्चा 8वीं तक, हालांकि आज कुछ न्यूज़ सुन रहे थे कि दोबारा मतलब जो है ना परिवर्तन की संभावनाएं चल रही हैं, नहीं तो पास तो होना ही है। 8वीं पढ़ो या मत पढ़ो, 8वीं तक। और स्थिति ये होगी कि 10th 12th के बाद भी बच्चे अपने आप एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, नीचे से धक्के लागते आ रहे हैं। अब क्या कहेंगे एजुकेशन को? तो पहले में और आज में शिक्षक को और विद्यार्थियों को कहाँ देखते हैं? शिक्षक लिपिक हो गए ज़्यादा, वो तो क्लरिकल काम करते रहो, सुबह से शाम तक आंकड़े मतलब जो ना प्रस्तुत करते रहो, फाइलें पूरी करते रहो। और विद्यार्थियों की स्थिति ये है, विद्वान पंडित से बिना दक्षिणा दिए बात करना आ जाए। विद्यार्थियों को पता है धमका नहीं सकता शिक्षक। शिक्षक जो है पास जरूर करेगा। तो सारी चीज़ें जब उसके अनुकूल हैं
बच्चे का शिक्षक का एक प्रोटोकॉल होया करता, उसका अर्थ ये नहीं था कि उसको दंडित करना चाहिए। दंड तो हमारे विधान में था ही नहीं, पहले भी नहीं था, कहाँ था। ये जो युधिष्ठिर का और इसका छड़ी का जो बताया ना, तो वो प्रतीकात्मक है, संकेतात्मक, खाली संकेत है। बस वो संकेत था। उसमें ऊपर चार्ट होता तो छड़ी से जो है ना वो बताया। कर दिया जाता और हिला करके दिखा दिया जाता, आगे दिखाई दे रही है ना, बस वो एक शिक्षक का प्रतीकात्मक मतलब जो ना वो था। तो आज अगर देखा जाए जिस तरह से दिल्ली सरकार जो है कह रही है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और शिक्षक भी खुश हैं, उनको भी जो है सैलरी अच्छी दी जा रही है और बच्चों का भी भविष्य अच्छा बनता हुआ जा रहा है। हम उच्च कोटि की शिक्षा लेकर आ रहे हैं। विदेश के जो वहाँ से जो शिक्षार्थी हैं वो सब यहाँ देखने के लिए आते हैं। क्या कुछ यहाँ नया नया चलाया जा रहा है? सबसे पहले किसानों की हितैषी है सरकार। और पंजाब में अभी कुछ योजनाएं चल रही थी, हम तो न्यूज़ पे सुना है क्योंकि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ बहुत सारी योजनाओं को इन्होंने इलेक्शन के समय कहा था, लेकिन एक को भी क्रियान्वित नहीं कर पाए। महिलाओं को देने के लिए यहाँ कह रहे हैं, वहाँ कितने दिन हो गए वो लागू भी नहीं किया। धरने में बैठे हुए हैं। किसानों की स्थिति ये है कि कोई भी सरकार आई है, आज तक किसान ने बिजली के जो बिल थे हमारे ट्यूबवेल के, खासकर मैं भी किसान हूँ, मेरे पास ट्यूबवेल है, तो जितनी हम यूनिट मतलब जो है ना निकाला करते हैं, जितनी बिजली जलाया करते उतना हम बिल भर दिया करते। अगर बरसात के दिनों में जैसे ट्यूबवेल नहीं चल रहा है तो किसी प्रकार का कोई बिल नहीं आया करता। और आज अगर एक दिन भी ट्यूबवेल नहीं चलाएं तो 1100 रुपये का तो फिक्स चार्ज है किसान के ऊपर, जो किसी राज्य में नहीं है। और घरेलू तो मतलब डबल ट्रिपल आ रहा है, 10, 12, 15 हज़ार मध्यम वर्गीय परिवार को बिल भरना पड़ रहा है। झुग्गियों में, कॉलोनियों में इन्होंने क्या किया है ये मुझे नहीं जानकारी। और सड़कें आप हरेवली की मतलब जो ना दुर्दशा देख लो। आज चारों तरफ का पानी हरेवली गांव के बीच में तालाब बन गया, एक पार्क छोड़ा था बहुत पहले। और बीमारियों का बस पूछो मत। यहाँ कोई भी गली इनके टाइम में एक भी गली नहीं बनी है। अच्छा। और रोड की दुर्दशा ऐसी हो रही है, अब वो आधा अधूरा छोड़ दिया, उस पर कंकड़ है, देश भर की दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां निकलने का रास्ता नहीं। जय गानूकार तो कहता है मैंने बहुत काम कराए हैं, विधायक जो है। हरेवली में तो कराए नहीं। हरेवली में तो पर्सनली कुछ बुजुर्गों ने भी उनको रिक्वेस्ट किया, भाई ये रोड है ना, रोजाना यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बस की सर्विस बतेरी है, बसों की व्यवस्था भी इस तरह से है, इकट्ठी जाना इकट्ठी आना, टाइमिंग उनके टाइम टेबल के हिसाब से नहीं है। लाइन लगा देते हैं, लाइन एकदम नहीं आएंगे तो आएंगे नहीं, बस। तो ये सारी दरअसल स्थितियां इस तरह की हैं। हमने मुफ्त का अपने गाँव में तो हमारे पास बच्चे पढ़ा करते, गरीबों के बच्चे अधिक थे हमारे पास, लेकिन एक भी मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला कि जो ये कहता हो कि हमने मुफ्त चाहिए। वो ये कहा करते कि हमने काम दो। अब जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी है, चाहे कुछ भी है, सारी जीरो हो रही हैं। रिटायर्ड पर्सन जितने भी हैं डिस्पेंसरियों में, इनके हॉस्पिटलों में जो है ना, दिल्ली इनके जो अपने दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं उनमें दवाई नहीं मिलती। ये तो खुद हम भुक्तभोगी हैं। 2-4 दवाइयाँ, फर्स्ट एड का सामान ये रहता है इनके यहाँ। क्या स्वास्थ्य, हमने जो है स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी कर रखी हैं। मैं मतलब जो ना आपको 1 दर्जन अपने जितने और रिटायर्ड साथी हैं उनके कार्ड वो दूंगा, कार्ड और वे पर्चे दूंगा डॉक्टरों के, अपने खरीदने पड़े हमने, नहीं मिलते। या फिर 1-1 सप्ताह वेट करो। आज मैं बीमार हूँ, बुखार है या कोई तकलीफ है, और मुझे 1 सप्ताह के बाद दवाई मतलब जो है डिस्पेंसरी ला करके देगी। अब 1 सप्ताह में मैं वेट करूँ उसका? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और अगली सुन लो, ये 10 साल में, हालांकि मैं न धार्मिक न और किसी प्रकार का जातीय विभाजन नहीं देख रहा, क्योंकि एक शिक्षक की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उसका केवल सनातन धर्म हो है, वैदिक धर्म हो है, अपने पारंपरिक धर्म हो है,
और ये जितने भी इस्लाम आदि ये सारे उसके अभिन्न अंग हैं। उतना ही आदर हम उनका करते हैं, उतना ही इनका करते हैं। लेकिन 10 साल में केवल एक संस्कृत विद्यालय ये बता दो कि हमने इसको मान्यता दी है दिल्ली के अंदर, और कुल 5 विद्यालय शेष रह रहे हैं संस्कृत के। नहीं तो 14-15 विद्यालय थे। धीरे 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 इनकी अकर्मण्यता के कारण सारे के सारे विद्यालय बंद हो गए। दिल्ली के अंदर संस्कृत खत्म होती जा रही है, वैदिक संस्कृत। अब आ जाओ दूसरे उसमें, 2018 में 1000 मदरसे थे, जो लगभग आज 1000 से 1200-1400 1500 हो रहे हैं। हाँ, दिल्ली में आज 2 कमरा में एक मदरसा चालू कर दो, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन हो जाए है, मान्यता हो जाए है। तो दिल्ली के अंदर गुरुकुल क्यों बंद कर दिए गए? गुरुकुल बंद कर दिए उस समय। जब एक धर्म को अपनी शिक्षा देने का अधिकार है तो दूसरे धर्म को अपनी शिक्षा देने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाए? इनका ये सेक्टर 11 में स्वामी जी थे, वो अपने विद्यालय के लिए गए थे इनके पास, सिसोदिया जी के पास। तो बोले इनका क्या बनेगा संस्कृत विद्यालयों का, इनके पढ़ने से क्या होगा? बोले जी आपने कहा था और मैं उनसे भी मिला, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। डायरेक्टर की ब्रांच में गए थे, बोले वहाँ डिप्टी डायरेक्टर से मिला था, डिप्टी डायरेक्टर ने जो है ना इसमें कोई संतोषजनक काम नहीं दिया। तो अब उनका ऐसा जवाब था कि कोई शिक्षित व्यक्ति कह नहीं सकता उनके लिए, स्वामी जी के लिए। और इसके लिए आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन उनसे मिल सकते हैं स्वामी जी से। जो किसी भी वैदिक धर्म की जड़ काटने का कारण बना है वो लंबा नहीं चला। वेद तो सनातन का मूल है। तो क्या कारण हुआ कि सनातन जो है अपने इस चीज को आगे बढ़ाने में पीछे क्यों रह गया? पीछे ऊपर से मदद ही नहीं मिल रही। जैसे सरकारी स्तर पर, राज्य स्तर पर जो मदद मिलनी चाहिए, स्वायत्त संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन इन्होंने कितने विद्यालय, कोई मान्यता के लिए दर्जनों आदमी गए हैं इनके लिए मान्यता के लिए। कोर्ट में भी केस है, हाई कोर्ट में। मंडावली का, सिसोदिया के क्षेत्र का केस आज हाई कोर्ट में लंबित है मान्यता के लिए, और मान्यता में अवरोध पैदा कर रहे हैं। अरे हम तो नहीं देंगे मान्यता। श्री राम ज्योतिष कर्मकांड संस्कृत महाविद्यालय मंडावली, जो सिसोदिया के क्षेत्र में था और आज भी है, उसको भी मान्यता नहीं दी है। दी नहीं, और 1990 से एफिलेटेड है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से आचार्य स्तर। तो क्या लगता है कि ये संस्कृत के, सनातन के विरोधी है? घोर विरोधी, केवल विरोधी नहीं, घोर विरोधी। दिल्ली सरकार जो अभी है, दिल्ली सरकार किसानों के विरोधी। और इन्होंने 2 विभाजन कर दिए, एक कॉलोनी, एक गांव का गरीब तबका। गांव है, आप फिजिकली कोई भी जाकर के देख लो, डवास के गांव थे, रानीखेड़ा, रसूलपुर, मुबारकपुर, क्या नाम है, इस तरफ मदनपुर, ये 5-7 गांव थे। बीच में मीर विहार की आबादी है। मीर विहार को ऊंचा कर दिया, उनके रोड, वो सड़क वगैरह बना दी, उनका सारी निकासी जो ना इनके खेतों में खोल दी। दलदल हो रहा है उन गाँव में। वो कृषि योग्य जो भूमि थी उसमें पानी खड़ा है और दलदल हो रही है, और गाँव के उसमें पानी घुस गया है। वे आदमी जो अच्छे परिवार थे वो तो निकल गए अपने गांव से छोड़ करके, जो गरीब है वो मर गए, जो गरीब है वो मर गए। अगर उस कॉलोनियों को ऊंचा करे तो गांव की लाल डोरी को ऊंचा कर दो, और नाले नूले पहले प्रॉपर तरीके से निकासी बनाओ। तो क्या लगता है इंजीनियर मतलब जो है इस तरह के आए हुए हैं जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ पानी भेजना है? नहीं, जहाँ से बोट मिल रही है, एक कॉलोनी से इकट्ठी बोट मिलेगी, उसका पानी निकालना, तो केवल उनको उनकी सुविधा देखनी है। गांव से फूटकर बोट मिलेगी, मैं एक पार्टी को सपोर्ट करूंगा, आप दूसरी को करोगे, तीसरी। गांव में आज भी मिश्रित बोट है, सभी पार्टियों, वो एक जगह है, वो एक जगह इकट्ठी है, कॉलोनी वाले बस। चलो अब एक चीज और लेकर आए हैं, वो 2100 रुपए की जो है कि नई योजना लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि संजीवनी योजना है। वो पंजाब में कहा गई,
पंजाब में भी तो थी। पंजाब में आज तक नहीं दे पाए, पूरे 10 साल में इन्होंने किसी बुजुर्ग को पेंशन नहीं दी। सारे बुजुर्ग बेचारे, वो तो कह रहे हैं एलजी साहब ने देने देते नहीं 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 नहीं, ये इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है। शीला दीक्षित के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, दोनों का बड़ा समन्वय था, लोकहित के कार्य दोनों करा करते। असली स्थिति यही है कि मैं करूंगा नहीं, करने नहीं दूंगा अच्छा, केजरीवाल सरकार का। और एक ही झूठ को 10 बार रिपीट कर देगा, 100 बार कर देगा, और यही उनकी परंपरा है सबकी। अब वो जो रिपीट करते रहेंगे, ऐसा लगने लग जाएगा सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और जो आम आदमी है, जिनको भी जानकारी नहीं है, वो मान लेंगे नहीं, वो भी कह रहा था, फिर उसी बात को दूसरा कहेगा, उसी को तीसरा कहेगा। तारतम्य इतना बढ़िया है झूठ बोलने का, इतनी सफाई से कोई झूठ बोल नहीं सकता। जितनी सफाई से बोलते हैं। बस तो अब क्या लगता है दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर जितनी बढ़िया झूठ बोल रहा है, उसके हिसाब से कंपटीशन तो ये देगा ही, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लगता है काट के अंडे हट जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से हटनी चाहिए। कम से कम आज दिल्ली नरक बन गया। क्या था, हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करा करते ना, तो दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का सारा सौंदर्य इतना बढ़िया और अच्छा था होया करता, पता लग जाता दिल्ली में आगे। और आज उल्टा हो रहा है। अभी भी तो दिल्ली आज हरियाणा से दिल्ली में से आप दिल्ली आते हो तो बहुत अच्छा रोड है। आज सॉरी, आज उल्टा हो रहा है। हरियाणा में सारा साफ सुथरा बढ़िया है, उत्तर प्रदेश में चारों तरफ रोड देख लो आप, और जब दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं तब क्या हालात है। तो एलजी साहब नहीं करने देते ना, नहीं, सड़कें वो नहीं बनाने देते ना। आप ये बताओ, जो इनके अपने मतलब महकमे या अपने कितने सफल हैं, जिनमें एलजी की कोई भूमिका नहीं है, वहां किसको दोषारोपण देंगे। अब वो 5 लाख की योजना है इसकी स्वास्थ्य संबंधी प्रधानमंत्री जी की, उसको लागू नहीं होने दे रही है, उसमें एलजी मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने तो सभी जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है हमने सबको कह रखा है इलाज फ्री कर दो। अजी कहीं कोई फ्री नहीं कर रहा। जब इनसे सरकारी हॉस्पिटल जो इनके हैं, मैंने आपको बताया, वहां तो दवा उपलब्ध नहीं है। जो वहां उपलब्ध नहीं है तो यहाँ काट के अंडे बार बार नहीं चढ़ते जी, नहीं चढ़ेगी ना नहीं चढ़े। तो केजरीवाल जी को काट के अंडे बता रहे हो? नहीं भाई, इसका राजयोग है, कितना है, कितना उतना भोना है इसने। और लेकिन जो कर रहे हैं ये पाप कमा रहे हैं, और ये कम से कम जनता के हितों पर नहीं कमाना चाहिए। ये भी खूब काम करो। अब वो लोकपाल कहाँ गया? अन्ना हजारे जी जिस बात को ले गए, इनके साथ बैठे थे, अन्ना हजारे जी का आज तक स्टेटमेंट आया नहीं, कहाँ लोग हो गए? नहीं, वो तो उन्होंने मना कर दिया था, मैं राजनीति नहीं करूंगा। नहीं तो इससे बढ़िया आप न्यू बताओ, ये बबूल का पेड़ बो कर दिल्ली में, और अब राजनीति नहीं करूंगा। मत करो राजनीति, पहले कौन उसको पकड़ के लेगा होता अगर राजनीति कर ले। अच्छा, लेकिन ये तो ऐसा बबूल बो दिया ना, अब जो न निकल रहा और न फंस रहा। आप गांव में, दिल्ली देहात में जाकर देखो, किसान के पास किसान की भूमिका नहीं है। तो आम आदमी की सरकार तो है, हमें आम किसान आदमी तो के लिए तो है ना ये। कम से कम किसान तो निकले। क्या किसान आम आदमी नहीं है? पत्रकार साहब, ये किसान, दिल्ली के जो किसान हैं उनको किसान घोषित कर दो। वो कह रहे हैं कि हमने जो करोड़ों करोड़ रुपए कर दिए उनकी जमीन के। अजी कहाँ, एक बात बताओ, जो सारी की सारी एग्रीकल्चर लैंड है, वो तो इसमें जो ये योजना आई है, तो योजना के हिसाब से कुछ केंद्र सरकार की योजना है, कुछ इन्होंने मेट्रो तो आज तक सबसे बड़ा वो है औद्योगिक क्षेत्र समयपुर बादली से लेकर बवाना तक का, और सबसे पहली योजना में मेट्रो थी। नहीं, ऐसे तो जामीरपुर से सीधा जो है सिंह बॉर्डर पे आनी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं आई। क्यों? शीला जी ने क्यों नहीं की भाई? शीला जी तो थी ना उस टाइम में। शीला जी थी उस समय, शीला जी के टाइम में यहाँ तक आ गई थी, रिठाड़ा तक आगे की योजना में साथ थी। रिठाड़ा लेगी, उधर वेलकम लेगी, सादरा लेगी, पहले उधर से बॉर्डर पे क्यों नहीं ले गए पहले? ये क्षेत्र उदासीन ही रहा है सभी पार्टियों हमेशा ही को, रहा है, सबके लिए रहा है हमेशा उदासीन। ही रहा है। आप एक बार बताओ, इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जहां मतलब पता नहीं कितने लाख वर्कर काम करें, और वे बहुत गरीब श्रेणी के हैं, गरीबी रेखा के नीचे के आदमी हैं, उनके लिए काम नहीं। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है आपने शिक्षा के साथ साथ में आप धीरे धीरे कर आप जो है काट की हड्डी तक पहुंच गए। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने शब्दों के माध्यम से हर चीज़ को समझा भी देता है और बता भी देता है। तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप फिर एक बार जो है हमारे चैनल पर फिर आए और आराम से बैठ कर फिर एक बार जो है हमारे दर्शकों को फिर कुछ जानकारियाँ दें। हम फिर बात करेंगे संस्कृत के ऊपर फिर कभी जो है अगर मौका मिला, क्योंकि संस्कृत की जिस तरह बातें होती है वो संस्कृत हमारे वाक्य में जो है ख़त्म हो चुकी है। आज समझने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला भी नहीं है कोई। तो सबसे बड़ी बात यही है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।